हेलो दोस्तों, मैं आपका हानू प्रताप संत आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हानू एडट में। और आज हमारे बीच में मौजूद है ईसीआर के चेयरमैन और अर्जेंटली अपनी राजस्थान सटाटेड हवले जी मिस्टर एडवोकेट भुवनेश जी शर्मा। और सर, हम सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं सर। तो सर, आपने एडवोकेसी कब से स्टार्ट करी थी सर? मैंने 1997 में। सर, आप आज एडवोकेसी करते से आप यहाँ तक पहुँचो सर। तो सर, इस बीच में समय सर आपको काफी परेशानियों से सामना करना पड़ा होगा सर। तो सर, कुछ आपके बारे में बताइए, आपसे कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा सर? आपने क्या क्या प्रयास थे सर यहाँ तक आने में सर? देखो, वकालत आप भी समझ सकते हो कि वकालत में बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन जो कोई व्यक्ति वकालत करता है और उसकी ईमानदारी से इस प्रोफेशन को अपनाता है तो इसमें बहुत मज़े भी हैं। मज़े मीन्स आपको सबसे बड़ा तो समाज सेवा का इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। आप कहीं भी समाज सेवा ऐसे प्रोफेशन में रह के अगर करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको एक आत्म संतुष्टि मिलती है। मैंने जब 1997 में वकालत शुरू की तो मेरी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट था। मैं बड़ी तकलीफ होती थी कि वकालत में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बड़ा संघर्ष होता था। लेकिन उस संघर्ष के बाद मैंने 2010 में मानस बनाया कि मैं बार काउंसिल में रहते हुए अधिवक्ताओं के लिए कुछ करूं। तो मैंने 2010 में अपना जनरल सेक्रेटरी का राजस्थान हाईकोर्ट भाषण से इलेक्शन लड़ा। मैं एक बार चुनाव मिस किया, हारा। हार जीत सब्जेक्ट नहीं थी, लेकिन वकीलों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, अच्छा लगा। मैं दोबारा जब चुनाव जीता, सेक्रेटरी के टाइम पे जब मैंने वकील हित में जितने काम किए, मुझे बहुत सुकून मिलता था। ठीक है सर। वकीलों के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ चैम्बर्स की व्यवस्थाएं करवाई, करीब 800 लोगों को चैम्बर दिलाए थे हाई कोर्ट में। बहुत सारी लाइब्रेरियों का उद्घाटन हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मैंने, जिसको आप कह सकते हो कि मुझे इतना सुकून मिलता था वकीलों का काम करने में। देन इसके बाद जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, उसी समय मैंने मानस बनाया कि हमारी सबसे बड़ी अपेक्स संस्था है बार काउंसिल। तो मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ूंगा, जिससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को मैं कुछ अपनी चीज़ से कुछ दे सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने बार काउंसिल में गया, क्योंकि हमारे से पहले बार काउंसिल में बहुत सारी कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, उनको हमने देखा। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम बार काउंसिल में जाके, अपेक्स संस्था है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें जाकर के हम वकीलों की, पूरे प्रदेश के वकीलों की मदद करें। हम वहाँ गए। 2018 में मैं एज ए मेंबर रहा वहाँ। हमारा 18 में चुनाव हुआ। देन इसके बाद में मेंबर रहते रहते हाई कोर्ट बार काउंसिल में मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा 2021 में। मैं राजस्थान हाई कोर्ट बार काउंसिल का अध्यक्ष रहा। मैंने अध्यक्ष रहते हुए बार काउंसिल में वकीलों की मदद की। इन सब के बाद साथ साथ मैंने एडवोकेट्स के लिए कंटेम्प्ट भी मेरे खिलाफ लगे। अच्छा। 2 बार मैं कंटेम्प्ट मेरे खिलाफ लगे। एक बार जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, उन्होंने मुझे कंटेम्प्ट में दिया। देन इसके बाद उन्होंने खुद को लगा कि मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं था, वकील हित के लिए कार्य था, तो उन्होंने उस कंटेम्प्ट को ड्रॉ किया खुद ने। फिर मेरे सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कई कंटेम्प्ट के लिए बुलाया उस मैटर में, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी वो खत्म हुआ। और ये सारे कंटेम्प्ट इसलिए नहीं थे कि मेरा कोई व्यक्तिगत काम था। जी सर। ये सब अधिवक्ताओं के हितों के लिए मैं संघर्ष करता रहा, तो ये कंटेम्प्ट लगे और मेरे वो विड्रॉ हो गई, खत्म हो गए। देन इसके बाद मैं अब चेयरमैन हूँ वर्तमान में, और राजस्थान सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता हूँ, जो आपके सामने हूँ। और एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आज यहाँ तक आया हूँ। संघर्ष हर चीज़ में होता है, लेकिन संघर्ष के बाद किसी चीज़ को प्राप्त करते तो मज़ा भी अच्छा आता है। और सर, आपने था कि आपसे ईसीआर में मेंबर बने, तो सर ईसीआर में सर दो प्रकार के मेंबर होते हैं सर, स्थायी और अस्थायी। तो सर, ये मेंबर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं सर? हमारे यहाँ अस्थायी मेंबर का कोई प्रोविजन नहीं होता है। अच्छा। एक नॉमिनेट कॉप्टेड मेंबर होते हैं। जी सर। कॉप्टेड मेंबर वो होते हैं कि हमारी जो डिसिप्लिन कमेटियाँ होती हैं, उनमें हम एक व्यक्ति अदर देन मेंबर्स लेते हैं, जो किसी भी बार एसोसिएशन का हो सकता है। वो उसको अस्थायी नहीं, उसको डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बोलते हैं। ठीक है सर। तो वो डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर कुछ समय के लिए होता है, और हम वो लगातार चेंज होते रहते हैं। और जो रेगुलर मेंबर से जो इलेक्टेड होकर गया है, वो मेंबर्स 5 साल तक कार्य करता है। तो सर, जो आपने बड़े मेंबर, उनके सर कार्यकाल कितना रहता है? उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है,
कोई कार्यकाल जिस चेयरमैन का टेन्योर होता है उस टेन्योर के हिसाब से उनका कार्यकाल रहता है। सर जैसे कोई व्यक्ति है सर, वो सर बिना डिग्री लिए हुए और बिना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर कोर्ट में एडवर्टाइज रहता है और सर वो फट जाता है, तो सर उसके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है सर? तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं सर उसके खिलाफ? जो अधिवक्ता है ही नहीं उसके लिए बार काउंसिल के पास भी कोई अधिकार नहीं है। बार काउंसिल भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। बार काउंसिल सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कर सकती है कोई भी कार्रवाई जो अधिवक्ता है। और वो यदि कोई मिसकंडक्ट कोई करता है, मिसकंडक्ट की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई अधिवक्ता किसी क्लाइंट को ऐसी चीज़ से परेशान करता है कि जो उसके कार्य नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक क्लाइंट की पैरवी कर दी, तो आप कभी भी फ्यूचर में इसी केस में किसी दूसरे पक्ष की पैरवी आप नहीं करनी चाहिए आपको। या आपने बिना एनओसी के आपने वकालतनामा लगा करके उसकी पैरवी कर दी, नहीं करना चाहिए। आपको फीस के अलावा इस तरह की कोई राशि नहीं लेनी चाहिए जो कि फीस की कैटेगरी में नहीं आती है। तो बहुत सारे मिसकंडक्ट हो सकते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया सर मिसकंडक्ट, तो सर अगर किसी एडवोकेट सर मिसकंडक्ट किया जाता है वो सर उस वकील को लगता है कि सर ये मेरे साथ गलत हुआ है, कि मतलब मैं मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने इस साथ गलत किया है, तो सर वो अधिवक्ता के ऊपर भी कोई कार्रवाई कर सकता है? अधिवक्ता अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्लाइंट अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई अधिवक्ता इसलिए कर सकता है कि मान लीजिए मैं किसी केस में पैरवी कर रहा हूँ, मेरे पास वकालतनामा है और आपने किसी क्लाइंट को यह कह करके कि मैं इसमें आपको रिलीफ दिलाऊंगा और आपने बिना एनओसी लिए मेरे से और आपने उसमें वकालतनामा लगा दिया, तो आपने मिसकंडक्ट है आपका, तो आपके खिलाफ भी बार काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। तो सर जैसे आपने एट एडवोकेट उसके खिलाफ कार्रवाई की, उस मिसकंडक्ट कर दिया, उससे लाइसेंस रद्द कर दिया, और सर वो एडवोकेट ये मानता है मेरे साथ गलत हुआ है, आपने उसे लाइसेंस दिया, तो सर वो ऊपर था कार्रवाई कर सकता है? उसकी अपील बीसीआई में कर सकता है, बीसीआई में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जा सकता है, उसकी अपील कर सकता है। और सर यदि कोई व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया से बाहर से एलएलबी करते आ रहे हैं और सर यहाँ पे आते सर वो तलाक करे, तो सर डायरेक्ट वो तलाक कर सकता है या फिर ऑटो से प्रोसेस करनी पड़ेगी सर उसको? नहीं, उसमें कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता उसको। एज सच मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जो भी इंडिया से जो वकालत करके आता है, मैंने एलएलएम के बारे में तो सुना है करके आते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का ऐसा कुछ है नहीं। जो एलएलबी वहाँ करके आते हैं तो वह वकालत कर सकते हैं, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। सर जैसे अपन देख रहे हैं आजकल हर व्यक्ति हर बिजनेस में अपना सर प्रचार करता है, सब अपना प्रचार करते हैं सर, तो सर क्या कोई अधिवक्ता या कोई वकील सर अपना प्रचार कर सकता है? अपना खुद का प्रचार एडवोकेट नहीं कर सकता, सर नहीं करना चाहिए। इट्स ए मिसकंडक्ट, ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता अपना प्रचार नहीं कर सकता। ठीक है, अधिवक्ता एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। वो सर अगर कोई प्रचार करता हुआ पाया जाता तो अधिवक्ता, यदि पाया जाता है और कोई शिकायत होती है तो बार काउंसिल राजस्थान उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और सर जैसे अपन आजकल देते हैं सर काफी सर यूथ है, काफी युवा अधिवक्ता है, वो सर इंस्टा पे यूट्यूब पे काफी शॉर्ट्स या अपने रील वीडियो डालते हैं सर, तो सर ये चीज या सर सही है या गलत है सर? वो गलत है। उसकी शिकायत यदि हमारे पास आती है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो चीज आए दिन पेपरों में नाम आते हैं। हाँ सर, ये गलत है, क्योंकि पेपर में एक ही व्यक्ति का नाम आता है। वकील तो 1,48,000 वकील है। हाँ सर, पेपर में एक दो वकीलों के नाम आते हैं, वो गलत है, नहीं आना चाहिए। पेपर वालों को भी पेपर में नाम नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया में प्रचार वकील को नहीं करना चाहिए। इट्स ए मिसकंडक्ट। लेकिन यदि कोई हमें कोई शिकायत करता है तो ठीक है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो सर ऐसा तो रूल है सर कि तो आम व्यक्ति है वो खुद अपने टेस्ट में सर खुद फेर भी करना चाहिए, तो सर क्या वो टोट मारे आम आदमी खुद अपने टेस्ट में फेर भी कर सकता है सर? संविधान में ये क्लियर प्रोविजन है। एक्ट तो बहुत छोटी चीज है। यदि कोई व्यक्ति अपने केस में खुद पैरवी करना चाहता है, उसको वकील की आवश्यकता नहीं, तो कर सकता है वो। इसके लिए कोई कभी मना नहीं किया है। वकील एंगेज करने के लिए कभी किसी को नहीं कहा गया है। वकील एंगेज आदमी इसलिए करता है कि बहुत सारा, आज मैं किसी गांव का रहने वाला हूं और मुझे जयपुर आना है, तो मैं मेरे केस में जयपुर डेली तो पैरवी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे वकील एंगेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट रोक लेगी।
क्योंकि एडवोकेट का एक प्रोफेशन है, काम है ये। तो आप खुद भी पैरवी करा सकते हो वकील से, या क्लाइंट अगर खुद चाहता है तो कर सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसको नहीं रोका जा सकता। और सर जैसे इसी ने अपना बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उसके बारे में सर उसको बीसीआई में रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप लेनी पड़ती है या? नहीं, बीसीआई का वो ऑटोमेटिक मेंबर बनता है, जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का मेंबर बनता है, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर के बाद वो बीसीआई का ऑटोमेटिक मेंबर है। जैसे सर आपने बताया कि तो अधिवक्ता ठूटा प्रसाद नहीं कर सकता, तो सर वैसे ही सर क्या तो अधिवक्ता घोटाला करते हुए क्या साथ में सर ऑटो दूसरा बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑटो बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं। और सर आपको एक ही व्यापार प्रोफेशन, एक ही प्रोफेशन में आप रह सकते हो। जिस तरह आप 2 नौकरी नहीं कर सकते एक साथ, इस तरह आप 2 व्यापार नहीं कर सकते। सर जैसे अधिवक्ता है वो सर हिस्ट्री टोट में एडवर्टाइज कर रहा है, तो सर वो क्या ऑल इंडिया किसी भी टोट में जाते एडवर्टाइज कर सकता है, या फिर उससे लिए सर तो अलग से कोई एग्जाम या तो अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सर? वो कहीं भी ऑल इंडिया कोर्ट में, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक स्टेट में रोल होंगे तो आप पूरे देश में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको एक एग्जाम पास करनी पड़ती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, बाकी आप सभी जगह वकालत कर सकते हैं। सर जैसे एआईबी का एग्जाम है सर, वो सर अधिवक्ता एआईबी का एग्जाम सर कोर्ट कंप्लीट होने थे कितने साल तक पास आउट करना जरूरी है सर? एआईबी का एग्जामिनेशन के लिए आपको विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर बार काउंसिल राजस्थान आपको प्रोविजनल डिग्री देती है कि आप 2 साल में 4 चांस मिलते हैं उनको, आप एआईबी पास करना आपका जरूरी होता है। आप एआईबी पास कर रहे हैं, देन इसके बाद आप 2 साल तक तो आप वकालत कर सकते हो, लेकिन यदि एआईबी 2 साल में पास नहीं किया तो आपको वकालत नहीं करनी चाहिए। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये ऐसे है जैसे कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो। एआईबी के अगर नहीं है पास तो आपको वकालत नहीं करनी चाहिए। और सर यदि कोई व्यक्ति 2 साल में एआईबी एग्जाम पास नहीं कर पाया और सर उसको एडवर्टाइज करते हुए 4-5 साल हो गए, तो सर अब क्या वो एआईबी का एग्जाम दे सकता है? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको परमिशन दे या ना दे, कि आपको एग्जाम देना है या ना देना है, क्योंकि ये ऑल इंडिया का एलिजिबल एग्जामिनेशन है एआईबी। अच्छा, ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से एआईबी करवाया गया था। तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर परमिशन देगी तो कर सकता है, नहीं उनको 4 चांस के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया परमिशन जनरली नहीं देती। सर एक जो अधिवक्ता है एडवोकेट, उसके पास में सर ऐसा कौन सा अधिकार है जो सर आम आदमी के पास में नहीं है सर? अधिकार? जी सर। ऐसा एडवोकेट भी एक इंसान होता है, सामाजिक आदमी होता है। अधिवक्ता के पास ऐसा कोई अधिकार अलग से नहीं होता है जो किसी आम आदमी के पास नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है, अधिवक्ता के लिए बराबर होता है। तो सर क्या तो पुलिस वाला हर एक किसी एडवोकेट को गिरफ्तार कर सकता है करना चाहे तो? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि एडवोकेट भी एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि अधिवक्ता से पुलिस वाला इसलिए अरेस्ट नहीं कर सकता कि वो बहुत सारी चीजें जानता है कानून के बारे में। पुलिस वाला के साथ साथ वकील भी ये जानता है कि ये मुझे कब अरेस्ट कर सकता है। तो पुलिस इसलिए एक भय रहता है कि मैं यदि किसी अधिवक्ता को बिना उसके अरेस्ट करूंगा कानून के तो कोई विरोध हो सकता है, बस ये भय रहता है। बाकी एक सामान्य आदमी होता है एडवोकेट भी, क्यों नहीं अरेस्ट कर सकता? अपराध करता है तो अरेस्ट होगा। सर जैसे अपने राजस्थान सरकार सर, तो सर क्या राजस्थान गवर्नमेंट सर ईसीआर तो सर रेगुलेट करने के लिए सर कोई रूल या कोई रेगुलेशन बनाती है सर? रेगुलर मीन्स हमारी स्टेचुटरी बॉडी है। अच्छा। हमारा कोई भी प्रस्ताव जो हम जनरल हाउस में लेते हैं वो हमारे राजस्थान सरकार में विधानसभा से अप्रूव होता है। और सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में? अब इसका एज सच डिफरेंस ये है कि स्टेट बार काउंसिल्स में एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं। प्रत्येक स्टेट की एक स्टेचुटरी बॉडी होती है, बार काउंसिल ऑफ स्टेट अपनी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सबके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होती है। जी सर। जिस तरह स्टेट बार काउंसिल अपने अधिवक्ताओं का ध्यान रखती है, इसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी पूरी बार काउंसिल का ध्यान रखती है। ठीक है सर। तो इनमें बेसिकली यही अंतर है कि वो हमारी गवर्निंग बॉडी है। और सर एडवोकेट वेलफेयर के लिए सर बीसीआई और बीसीआर सर ये क्या टारगेट करती है सर?
मैंने आपको पूर्व में बताया, एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए बीसीआर जो करती है वो 2-3 कैटेगरी में करती है। यदि किसी अधिवक्ता का कोई बीमार हो गया तो उसके लिए बार काउंसिल राजस्थान मेडिकल क्लेम देती है। ठीक है सर। यदि किसी अधिवक्ता की डेथ हो गई तो उसके लिए पैसा देती है। ठीक है सर। ये अधिवक्ता रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, अपने स्टेट बार काउंसिल, कोई भी स्टेट बार काउंसिल उसको पैसा देती है। ये स्लैब 2018 से पहले बहुत कम था, लेकिन जब हम आए हमने देखा कि बहुत कम स्लैब है, तो उस स्लैब को हमने बीमारी के लिए 3 लाख किया। डेथ क्लेम हमने 8 लाख के लिए कहा था, विधानसभा में प्रपोज किया, लेकिन हमको 5 लाख दिया। ठीक है सर। रिटायरमेंट का हमने 15 लाख रुपए तक के लिए कहा, लेकिन वो स्लैब के हिसाब से कम है। अब इन सबको हमने अपने प्रस्ताव में, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने, जनरल हाउस ने ये बहुत सारे प्रस्ताव लिए हैं। उस प्रस्ताव में हमने जो जन बीमारी होगी, मेजर बीमारी में 5 लाख रुपए तक आगे से एक वकील को प्रस्ताव देने का प्रस्ताव हमने रखा है, जो हम विधानसभा से पास कराएंगे। डेथ क्लेम को हमने 10 लाख रुपए का कराने की कोशिश कर रहे हैं कि डेथ क्लेम कम से कम 10 लाख रुपए हो। और हम पेंशन प्लान का जहाँ तक 15 लाख रुपए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको 20 लाख रुपए मिले। इसके साथ साथ वकीलों को सुविधाएं, टोल जैसी सुविधाएं फ्री हों। ठीक है सर। एक एडवोकेट एक समाज की सेवा करता है, क्योंकि यदि अधिवक्ता ना होगा तो ना तो कोर्ट, ये नहीं है कि बिना अधिवक्ता कोर्ट चल सकती है, ये कतई संभव नहीं है। ये अधिवक्ता होगा तो ही कोर्ट चलेगी। क्योंकि हमने कई बार देखा है, यहाँ जब वर्क सस्पेंड रहता है तो कोर्ट को बहुत आवश्यकता होती है अधिवक्ताओं की। हमने स्थायी फंड के लिए भी सरकार को लिखा है कि अधिवक्ताओं को, नए अधिवक्ताओं को स्थायी फंड दे। तो वेलफेयर फंड में अपने जो बार काउंसिल है वो बहुत सारे काम कर सकती है और लगातार कर रही है। और मैं भविष्य में भी, मैं आपके माध्यम के द्वारा आप अधिवक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, वर्तमान की राजस्थान सरकार हमारे साथ है। और उन्होंने अभी रिसेंटली हमको 7.5 करोड़ रुपए दिए हमारे वेल फंड में, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे भी आपको इस तरह का बजट देते रहेंगे। आप हमको बजट राजस्थान सरकार देती रहेगी तो हमें वो अधिवक्ताओं में वेलफेयर फंड के लिए वो पैसा हमको देना है। तो सर ये जो वेलफेयर फंड है ये सिर्फ अधिवक्ता के लिए ही है या फिर उसकी फैमिली को भी इसकी सुविधा मिलती है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ये सिर्फ अधिवक्ता तक है। लेकिन इस बार जो हमने प्रस्ताव विधानसभा को भेज रहे हैं वो हम उसको पत्नी और जो माइनर बच्चे उसके लिए भी होना चाहिए। सर ये जो अधिवक्तावटी या एरोटी सर रेस्टोर्ड है, तो सर ये जब रेस्टोर्ड सर सेशन रोड या हाई कोर्ट सर इनका पेंट कराना अनिवार्य है? किसी भी चीज की ड्रेस कोड एक आपके सिस्टम को दर्शाता है कि हमारा ड्रेस कोड क्या है। आज अगर ड्रेस कोड नहीं होगा, हम टी शर्ट में आएंगे, हम रंग बिरंगी शर्ट पहन के आएंगे, ड्रेस कोड में हम कितने अच्छा लगता है। डॉक्टर्स का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, उसी हिसाब से वकील का ड्रेस कोड है। सही है सर। और सर जैसे सर LLB पास आउट बच्चे आते हैं सर टोर्ट में पहली बार, तो सर उनको अटन ये रहता सर टोर्ट में कैसे अपीयर होना है, तो सर ऐसी तो उनसी बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को टोर्ट में अपीयर होते टाइम टी उनसी चीज होता तो उनसी बातों का ध्यान रखे सर। वो एक यदि यंग अधिवक्ता वकालत करने आता है तो सबसे पहले उसको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अपने सीनियर का सम्मान करे। कोई अधिवक्ता हो उसके सीनियर का सम्मान करे। सीनियर का यदि आप सम्मान करोगे तो आपका 50% सिलेबस पूरा हो जाता है कि आप वकालत करने आ गए। जी सर। आप कोर्ट में आर्गुमेंट के समय कोर्ट का सम्मान करें, आप डिसेंसी से पेश आइए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ये जज साहब भी जानते हैं, सीनियर एडवोकेट भी जानते हैं कि नया बच्चा आया है, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे, सब सीख जाएंगे। क्योंकि माँ के पेट से कोई ना तो सीनियर बन के आता, ना ही कोई जज बन के आता है। उसको यहाँ ही इसी दुनिया में रह करके बड़ा बनना होता है। तो सबसे बड़ी बात है, उसको एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन्ड मैनर में वकालत करोगे आप तो उनको ये 2-3 चीज़ बहुत जरूरी है। सीनियर का सम्मान करें, कोर्ट का सम्मान करें। आपको किसी प्रकार से, जैसे हम कई बार हमने देखा है कि अधिवक्ता गाउन में, बैंड में और या कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, नहीं। ये हमारा डिसिप्लिन हमारी इस वर्दी से है, हमारी यूनिफॉर्म से, इसकी इज्जत रखनी चाहिए हमको कोर्ट के समय इनको यूज़ करना चाहिए। बाकी अपने गाड़ी में रखो, अपने चैम्बर में रखिए, कहीं भी रखिए आप, लेकिन आपको
ये भी एक तरीका से आपका इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन तो आप तभी होंगे जब आप अपने अच्छे ढंग से जिएंगे। ठीक है सर। आप सारी चीजें जानने के बावजूद भी हम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं कई बार। ये जो सर एडुकेटेड यूनिफॉर्म है, ब्लैक कोट पैंट एंड वाइट शर्ट, ये तो सर जो वो छात्र है वो भी पहन सकते हैं, बट सर जो गाउन है और जो बैंड है ये सर वो छात्र कब पहन सकता है सर? आफ्टर एडवोकेट्स आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहन सकते हो। उससे पहले अनिवार्य नहीं, उससे पहले नहीं पहन सकते, उससे एडवोकेट ही पहन सकता है। सर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सर, आज चलते बच्चों में ये माइंड में साइकोलॉजी रहती है सर कि सर हम तो फर्स्ट जनरेशन एडुकेट है तो सर हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सर ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो फर्स्ट जनरेशन एडुकेट को सामना करना पड़ता है? क्योंकि सर आप खुद भी सर फर्स्ट जनरेशन थे, तो सर आप ये बहुत अच्छे से समझा पाओगे सर। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा हमने भी किया। हम जब आए तो चैम्बर्स नहीं था, फाइलें नहीं थी, हम ये नहीं जानते थे कोर्ट में कैसे अपियर हुआ जाता होना पड़ता है। आज मेरा बेटा है अधिवक्ता है, वो फर्स्ट जनरेशन ना रह के सेकंड जनरेशन रह गया, उसको सारी चीज़ें वो पता है जो हमको 3 या 4 साल में पता लगा, क्योंकि अब वो जानता है कि ड्रेस कोड क्या है, हम नहीं जानते थे। आजकल तो बच्चे जो LLB कर रहे हैं उनको ही कोट पहनना शुरू करा देते थे, पहले नहीं होता था ऐसा। बच्चे लाइब्रेरी देखते हैं, जब घर में रहते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले के पास ना लाइब्रेरी होती है, गांव से आता है, इकोनॉमिकली रूप से कमज़ोर होता है, तो ये संघर्ष तो करना पड़ता है। सबसे बड़ी मूल समस्या चैम्बर की होती है, चैम्बर नहीं मिलता है, तो फर्स्ट जनरेशन वाले को तकलीफ होती है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सर एक एडुकेट तो खुद तक चैम्बर कब अवेलेबल होता है, कितने टाइम बाद है, क्या प्रोसेस होती है? या ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है, एक सीनियरिटी के हिसाब से बिल्डिंग कमेटी होती है। हाई कोर्ट की बात बताता हूँ मैं, बिल्डिंग कमेटी होती है, बिल्डिंग कमेटी तय करती है, सबसे फॉर्म लेती है बार एसोसिएशन के जरिए, देन इसके बाद जिनको सीनियरिटी से अपने चैम्बर्स लॉटरी वाइज अलॉट कर देती है। सर जैसे अभी कुछ दिनों पहले सर देखने में आ रहा था कि अपने जो अधिवक्ता भाई है सर वो सभी एक प्रोटेक्शन एक्ट था सर, उसके लिए सर हड़ताल करना कर रहे थे सर, तो सर प्रोटेक्शन एक्ट सर इसमें था क्या सर, क्या था सर वो प्रोटेक्शन एक्ट? बेसिकली सामाजिक रूप से अधिवक्ता उन हीनियस अपराध करने वाले अपराधियों की पैरवी करता है, जो कि समाज में उनको इस रूप से देखा जाता है कि वो बहुत ही जो 30-40 साल से जेलों में है। तो इसलिए अधिवक्ता का जब पैरवी करता है तो रंजिश ह्यूमन नेचर है, रंजिश होती है, और उस रंजिश के कारण अधिवक्ता के उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को देना चाहिए। सरकार से मैंने भी पैरवी की प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, हमने भी कई बार इसमें हम आंदोलनरत रहे, और सरकार ने माननीय भजनलाल सरकार ने जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेंगे। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हमें यह चाहिए कि यदि हम पैरवी करते समय कई बार क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्लाइंट भी खड़ा होता है, उस समय यदि वकील के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसका प्रोटेक्शन हमको चाहिए। हीनियस अपराधियों की पैरवी करते समय उनसे कैसी कोई बात आती है तो हमको उसका प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसी चीज़ें हमको प्रोटेक्ट करें जिससे एक वकील बिना डर के कोई पैरवी कर सके, वो प्रोटेक्शन हमको चाहिए, और उसको सरकार को देना चाहिए। और सरकार ने कहा भी है कि हम आपको वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट देंगे, जिस तरह एक डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर रखा है कि यदि उनके यहाँ किसी मरीज की कोई डेथ हो जाती है तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनेगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम पैरवी के दौरान हम किसी ऐसे व्यक्ति की पैरवी करता है और उसकी तरफ से कोई हमारे खिलाफ कोई बात आती है तो हमको वो एक्ट प्रोटेक्ट करें, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है। सर क्या अभी जो अपना अधिवक्ता एक्ट है इसके अंदर सर तो ऐसा कोई रूल है कि कोई व्यक्ति अधिवक्ता के ऊपर हमला करता है या उससे कोई मारपीट करता है? अभी तक ऐसा कोई नहीं है, वो प्रोटेक्शन एक्ट में हम बात कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। अधिवक्ता एक्ट 1961 में अभी कुछ नहीं है। तो सर आज की चर्चा तो सर अपन यही समाप्त करते हैं, और सर अपन दोबारा फिर से सर आपसे एक बार फिर मिलते हैं सर, दोबारा फिर मिलेंगे। तो सर आज सर आप तो आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।